हाँ भाई बच्चों, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? क्या मैं सुनाई और दिखाई दोनों दे रहा हूं आप लोगों को? प्रॉपर सब मस्त है? यस 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 यस। मेरा मार्कर किधर है बच्चों? बस यार एक मिनट, मार्कर नहीं मिल रहा था, मिल गया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस 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 यस। अच्छा, थैंक यू बेटे। यस बच्चों, अब आपकी सैटरडे को भी क्लास होगी। अब आपकी मंडे से लेके सैटरडे तक क्लास चलेगी। मंडे से लेके सैटरडे तक क्लास चलेगी। और मंडे से लेके सैटरडे तक क्लास हम लोग चलाएंगे कब? दिसंबर तक। मान लो हमारा सिलेबस ऑन ट्रैक है, ठीक है, तो हम लोग दिसंबर तक, जनवरी तक, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेशन बढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से रेडी हो जाओ, जल्दी से क्लास में आ जाओ, ठीक है? पूरी तरह से रेडी हो जाओ, जैसे आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। मैं आपको जो नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा उसके बारे में बता देता हूं। 10 अगस्त वाले टेस्ट के बारे में, 10 अगस्त वाले टेस्ट के बारे में बता देता हूं। 10 अगस्त का टेस्ट मेजर होगा और क्युमुलेटिव होगा। 10 अगस्त का टेस्ट मेजर होगा, मतलब 45 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, और क्युमुलेटिव होगा। और उसका सिलेबस क्या होगा? मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर, जो चैप्टर पढ़ा दिए हैं, लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर एंड बच्चों केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। और कौन सा? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, ये चैप्टर होंगे। क्युमुलेटिव का मतलब एक से ज्यादा चैप्टर आना, एक से ज्यादा चैप्टर आएंगे। सर आप एसएससी के बारे में कुछ बोलिए। देखो यार, एसएससी एग्जाम के बारे में मैं क्या बोलूं, ठीक है? अब उस एग्जाम में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैं उसकी डिटेल पे एक्चुअल में गया नहीं हूं। और जब किसी के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं तो कमेंट करना भी अच्छी बात नहीं है। मगर हां, यदि इतने सारे टीचर विरोध कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, किसी ना किसी तरह का स्कैम या कुछ हुआ होगा, तभी टीचर जो है इतना वो कर रहे हैं, है ना? क्योंकि भाई इसमें टीचर का तो कुछ है नहीं, वो बच्चों की हेल्प के लिए जाके धरने दे रहे हैं या जेल जा रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब बच्चों के साथ कुछ जाती हुई होगी, तभी है। अब जैसे नीट का केस था तो हम लोग थे कि हम लोग वीडियो बनाते थे, हम लोग एनटीए को कुछ कहते थे, कुछ बातें करते थे, ठीक है, वो एप्लीकेशन कोर्ट में देते थे। उसी तरह से एसएससी है तो एसएससी में एसएससी वाले टीचर्स ये काम कर रहे हैं। क्योंकि भाई जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हो उसकी हर तरह की तकलीफों को दूर करने का जिम्मेदारी टीचर की बनती है, जहां तक उसके दायरे में है, जहां तक उसके दायरे में है पढ़ाई से रिलेटेड। तो जहां तक टीचर हेल्प कर सकता है वहां तक कर रहा है बेचारा। और सबसे ज्यादा तो पीड़ित बच्चे। देखो, टीचर का कैरियर बन चुका है, ठीक है, फिर वो हेल्प कर रहा है, तो उसको इस चीज की टेंशन नहीं है कि उसका कैरियर कैसे बनेगा। मगर उस बच्चे का तो कैरियर नहीं बना है और वो सालों साल मेहनत कर रहा है, तो सबसे ज्यादा तो दुखद बच्चों के लिए है। ये जो भी कुछ होता है उसमें सबसे ज्यादा दुखद बच्चों के लिए, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। उसके बाद आता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि एक पेरेंट्स की भी अपनी आस होती है, उसके आंखों में भी एक सपने होते हैं कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी। उससे उनको मिलता कुछ नहीं है, मगर एक आस तो होती है, एक आस तो होती है। और फिर आता है टीचर तीसरे नंबर पे। क्यों? क्योंकि उसका लगाव भी उस बच्चे के साथ पेरेंट्स की तरह ही होता है, बस पेरेंट्स के बाद में होता है। पेरेंट्स की तरह ही होता है, बस पेरेंट्स से थोड़ा बाद में होता है। फिर आता है वो टीचर।
तो उसको भी दुख होता है उस बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि इस बच्चे ने कितनी मेहनत की है, इस बच्चे ने कितनी मेहनत की है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये एग्जाम इतना टफ है। जब तक वो रेगुलर 7-8 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं करेगा और क्लास नहीं लेगा, अच्छे से दिन रात एक नहीं करेगा, तब तक वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद टीचर को पता होता है कि उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी, और उसके साथ ये चल रहा है। तो ये 3 पीड़ित लोग होते हैं, बेचारा बच्चा, फिर उसके गार्जियन, और फिर टीचर। क्योंकि दोनों ने मिलकर इस सफर को तय किया है। मगर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, ऐसा नहीं है। हर चीज का सोल्यूशन निकलता है तो इसका भी सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, लोग लगे हुए हैं, तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आएगा। अब आप लोग कह रहे हो तो आज मैं इसके बारे में पूरी डिटेल रात में पढ़ूंगा, टाइम निकाल के। आज मैं इसके बारे में रात में पूरा डिटेल पढ़ूंगा कि क्या है, क्या मामला हुआ है, कैसे क्या हुआ है। सर क्लास लेक्चर में कॉपीराइट यूट्यूब पर डाल दूं तो कॉपीराइट तो नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा, वो तुम्हारा यूट्यूब चैनल बंद करा देंगे स्ट्राइक मार के। देखो राजपूत, लाइव लेक्चर में क्या होता है, बैकलॉग कभी नहीं बनता है। रिकॉर्डेड लेक्चर में बैकलॉग बनने लगता है, तो हमेशा लाइव लेक्चर में रहो, उससे बैकलॉग नहीं बनेगा। तुम टीचर के साथ चलोगे, तुम टेस्ट पेपर के साथ चलोगे। नहीं तो एक बार बैकलॉग बना तो तुमने टेस्ट पेपर देना भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं है तो टेस्ट पेपर कैसे दो। तो लाइव का एडवांटेज बहुत है, आप टीचर के साथ रहते हो, पहला पॉइंट। आप हर संडे टेस्ट दे पाओगे, दूसरा पॉइंट। आपका बैकलॉग नहीं बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा, है ना। तीसरा पॉइंट, आपको पता चलेगा कि जो तुम टेस्ट दे रहे हो वो ईमानदारी से, पूरी क्षमता से दे रहे हो, तो आप उन कमियों को एनालाइज कर पाओगे। नहीं तो क्या होता है, अरे मैं पढ़ता तो ये हो जाता, अरे यदि मैं तैयार करके जाता तो वो तीर मार लेता। अब वो तीर पूरे साल नहीं लगेंगे और लास्ट में जाके एग्जाम में भी नहीं लगेंगे, है ना। तो चलो आ जाओ, तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। ठीक है, टीएसडी आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए टीएसडी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से करें। टीएसडी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? वर्क इज ए स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर स्पेसिफाइड। बिल्कुल सही है। वर्क अपीयर एज द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। आप क्वेश्चन का जवाब दें, मैं पानी लेके आता हूं। हाँ, आप इस क्वेश्चन को करो तो देखो जरा आंसर क्या आएगा। वर्क पाथ फंक्शन होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही आंसर है। टेम्परेचर स्टेट फंक्शन होता है, सही लिखा है, ये ट्रू है। यदि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट डिफाइन हो तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू स्पेसिफाइड होगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टेट फंक्शन की वैल्यू इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। वर्क बाउंड्री ऑफ द सिस्टम पे अपेयर होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको कई बार ये बात बताई है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को पढ़िए। अ सिस्टम इज चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी बाय वन पाथ and from B to A by another path if delta E1 and delta E2 are corresponding change in internal energy, then बताइए।
बताइए, ए से बी तक हम जा रहे हैं किसी एक पाथ से जिसकी इंटरनल एनर्जी चेंज E1 है, और बी से ए तक हम आ रहे हैं किसी दूसरे पाथ से जिसकी इंटरनल एनर्जी चेंज E2 है। तो बताना है E1 और E2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, जल्दी बताइए। तो देखो, मैंने कहा था इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, इसको छोटा मत समझिए। यदि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, उसका पाथ से कोई लेना देना नहीं है। वो पाथ कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो स्टेट पे डिपेंड करता है, और स्टेट क्या है? सेम। ए से बी तक जाना या बी से ए तक आना, इनिशियल और फाइनल दोनों का सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से डेल्टा E1 की वैल्यू डेल्टा E2 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, ये स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और जब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी, और इसकी वैल्यू इक्वल होगी तो इनका सम क्या होगा? 0 के बराबर। क्यों? एक की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एक की वैल्यू निगेटिव होगी। इक्वल एंड अपोजिट होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है, तो उनका सम क्या होगा? 0 के बराबर। अब सारे बच्चे बताएं किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, सभी बच्चे बताएं किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। 2 आउट ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट? यस, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 1, 2, 1। मोस्टली सबके 2 है, एक आध बच्चा है जिसका 1 है। ये 1 वाले कौन है? ये डेली नोटबुक रिवाइज नहीं कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मानना है और फिर रोना धोना मचाएंगे। सभी बच्चे थर्मोडायनेमिक्स की नोटबुक को डेली रिवाइज करके आए। थर्मोडायनेमिक्स में कोई फार्मूला नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में जो स्टेटमेंट, जो छोटे छोटे पॉइंट लिखाए जा रहे हैं वही कॉन्सेप्ट है, और क्वेश्चन उन्हीं से बनेगा। जैसे क्वेश्चन इस बात से बनेगा कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, क्वेश्चन इस बात से बनेगा कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज होगा, इस पर बनेगा। इस बात से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा कि du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो इसलिए सारे पॉइंटर याद रखें, डेली रिवाइज करें। आज केमिकल आज थर्मोडायनेमिक्स की डीपीपी अपलोड करा दी जाएंगी सारी, आज थर्मोडायनेमिक्स की डीपीपी सारी अपलोड करा दी जाएंगी, उसमें डीपीपी नंबर 1 आप कर सकते हो। तो चलो अब हम लोग चलते हैं आज की क्लास पे। तो आज की क्लास का टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो बताओ भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ इनटू अदर फॉर्म। अब इस चीज को मैं थोड़ा समझाता हूं, देखो बच्चों गौर से देखिएगा, देखिए अच्छे से समझिए। ये एक कंटेनर है, अब कंटेनर में कोई गैस है, ये कंटेनर में गैस है, ये गैस है, और ये हमारा हो गया सिस्टम। हमारा क्या हो गया? यही सिस्टम हो गया, ये जो गैस है ये सिस्टम। अब इसकी इंटरनल एनर्जी पहले कितनी थी? यू आई। एक क्लोज कंटेनर में, अच्छा वॉइस क्रैक हो रही है, साउंड क्रैक हो रहा है, ओके ओके।
अब देखिए जरा, अब देखिए, अब सही है, अब सही है। एक्चुअली वो कभी कभी ढीला हो जाता होगा ना। जैसे क्या हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स की जो तेजस डीपीपी है उसको जब रिकॉर्ड किया है तो साउंड क्रैक हो रहा है। अब मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि ऐसे आप लोग बता देते हो और उसमें पता नहीं चलता है। हाँ चलो, तो देखो हमारा गैस एक सिस्टम है। अब एक कंटेनर में गैस है तो उसकी कोई ना कोई तो इंटरनल एनर्जी होगी। जैसे अब मैं खड़ा हूं, अब मेरी कोई ना कोई तो इंटरनल एनर्जी है ना। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, सभी तरह की एनर्जी का सम। तो मैं यदि यहां पे अभी खड़ा हूं तो मेरे पास कोई तो एनर्जी होगी, तो वो हमारी है इनिशियल। तो इंटरनल एनर्जी इनिशियल इसकी ये है। अब ये क्या है, सिस्टम को छोड़कर सब कुछ क्या है, सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़कर सब कुछ क्या है, सराउंडिंग। ये सराउंडिंग हो गया, ये क्या है, सराउंडिंग हो गया। अब गौर समझिए, मान लो सिस्टम को सराउंडिंग से W वर्क मिला और सिस्टम को सराउंडिंग से Q हीट मिली। क्या क्या मिल रहा है, W वर्क मिल रहा है, Q हीट मिल रही है। तो अब इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई टोटल? क्यों? आपने क्या लिखा है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसका मतलब जो एनर्जी मिली वो उसमें जुड़ गई। तो अब फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो फाइनल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी इनिशियल इंटरनल एनर्जी और कितनी, कितना हीट मिला, Q, कितना वर्क मिला, W। अब यदि हम फाइनल माइनस इनिशियल कर दें तो ये क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल कर दें तो ये क्या हुआ, चेंज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये आ गया du। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी की चेंज काउंट कर सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है। इंटरनल एनर्जी का क्या काउंट कर सकते हो, चेंज, एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है। तो देखो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई। इसको कहा जाता है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। कल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। तो ये फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए जब आप इसको और आगे बढ़ाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो जब आप इसको और आगे बढ़ाओगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, अब हम इस पे फोकस करते हैं। देखिए आपने कहा du इक्वल टू आ गया q प्लस डब्ल्यू। तो du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और w की वैल्यू क्या है, वर्क की वैल्यू क्या है, p एक्सटर्नल dv, p एक्सटर्नल dv। ये देखो p एक्सटर्नल dv। अब गौर से देखना कि आप इसको क्या क्या लिख सकते हो। मैंने आपको पढ़ाया है Q लिखो या DQ लिखो, सेम बात है। W लिखो या DW लिखो, सेम बात है, सेम बात है। दोनों ही चेंज को शो करते हैं, चेंज को शो करते हैं। दोनों ही चेंज को शो करते हैं। तो आप Q लिखो या DQ लिखो, ये सेम बात है, मगर ये सेम बात नहीं है। U को DU नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, नहीं, ठीक है, लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सेम बात नहीं है, सेम बात नहीं है, सेम बात नहीं है। ठीक है,
नहीं है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये चेंज है। ये क्या है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये चेंज है, और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ होती ही नहीं है, इनका सीधा चेंज होता है। इसका मतलब इस फार्मूले को क्या क्या लिखा जा सकता है? यदि आपने ये लिखा तो भी सही है, यदि आपने ये लिख दिया तो भी सही है। ऐसे दोनों सेम बात है, मगर कोई du को u नहीं लिख सकता है। ध्यान रखना, यदि du को u लिख रहे हो तो गलत है, तो गलत है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जब तक केमिस्ट्री चल रही है। ध्यान रखना, केमिस्ट्री चल रही है, ध्यान रखना, केमिस्ट्री चल रही है। ठीक है, तो Q और dq सेम बात है, W dw सेम बात है, और U और du सेम बात नहीं है, क्योंकि U एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और du चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा देखो, ये बात मैंने आपको पढ़ा दी। अब एक और बात समझिए, मैंने अभी तक क्या पढ़ाया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। सब लोग जरा इस फ्लो चार्ट को समझेंगे बहुत अच्छे से, इस फ्लो चार्ट को सारे बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे। अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे, ये क्या है। मैं अभी आपको समझाता हूं, थोड़ी जगह कर लें क्या? हम्म डरना नहीं भाई। अब सारे बच्चे इस फ्लो चार्ट को देखो। देखो, फर्स्ट ला इक्वल टू है du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, या है du इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। डीवी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना? या आप इसको ये लिख सकते हो। अब सारे बच्चे मुझे बताते जाएंगे, मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है, अब बताओ, यदि प्रोसेस आइसोथर्मल हो, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने को कैसे चेंज करेगा? आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे अपने को चेंज करेगा? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। तो जब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा? बताओ। इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है आइडियल गैस के केस में। तो जब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। du की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। जब du की वैल्यू जीरो डालोगे तो देखो क्या आएगा, Q बराबर W विद निगेटिव साइन। तो Q और W बराबर होंगे विद निगेटिव साइन। Q और W बराबर होंगे विद निगेटिव साइन, देख लो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने को ऐसे चेंज कर लेगा,
क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू 0 होगी तो जितनी हीट मिलेगी उतना वर्क हो जाएगा। आपको बाहर से हीट मिली तो 10 जूल की हीट मिली तो आप 10 जूल का काम कर दोगे। 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट होगा। 100% वर्क 100% हीट में कन्वर्ट होगी। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे तुमने मुझे 10 रुपए दिए, मैंने 10 रुपए इधर पास कर दिए, तुमने 10 रुपए मुझे दिए, 10 रुपए वाइफ ने मेरे से छीन लिए, तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है? 0। मेरे पास इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है? 0। तुमने 10 रुपए दिए, 10 रुपए वाइफ ने छीन लिए, तो मेरे पास चेंज 0। तो जितना वर्क दोगे उतनी हीट निकल जाएगी, जितनी हीट दोगे उतना वर्क हो जाएगा। तो ये देखो। अब दूसरा, यदि प्रोसेस आइसोकोरिक है, प्रोसेस कैसा है? आइसोकोरिक। यदि प्रोसेस आइसोकोरिक है तो क्या होगा? तो यदि प्रोसेस आइसोकोरिक है तो क्या होगा? V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यदि V इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो dV इक्वल टू 0, और dV इक्वल टू 0 है तो वर्क की वैल्यू 0 हो गई। भाई वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्यों? ये वैल्यू 0 है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर होगा? du के बराबर। जितनी हीट दोगे उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क 0 होता है। यदि प्रोसेस आइसोकोरिक है तो वर्क 0 होगा। वर्क 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? जितनी हीट मिली वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। यदि हीट मिली है तो टेम्परेचर बढ़ गया, हीट निकली है तो टेम्परेचर कम हो गया। क्यों? इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है तो टेम्परेचर में भी चेंज हुआ होगा, है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? नोट करने का टाइम दीजिए अंसारी, बिल्कुल बेटा अंसारी, खूब टाइम देंगे, खूब, तुम टेंशन ना लो, पहले इसको पढ़ा लेने दो। अब बताओ बच्चों, यदि प्रोसेस एडियाबैटिक है, प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक है। तो यदि प्रोसेस एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक में क्या होता है? Q इक्वल टू 0। तो जब Q इक्वल टू 0 रखोगे तो ये आएगा, मतलब हीट मिल नहीं रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट नहीं मिल रही है, तो जो भी काम करोगे इंटरनल एनर्जी से करोगे, जो भी काम करोगे इंटरनल एनर्जी से करोगे। क्यों? ना तो बाहर से हीट मिल रही है, ना हम हीट दे पा रहे हैं। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा Q इक्वल टू 0 होता है। सिर्फ प्रिंस मलिक, अदर आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और यदि आइडियल गैस नहीं है तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब पर भी डिपेंड करती है। यदि आइडियल गैस नहीं है तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, मगर प्रेशर पे भी करेगी, मगर वॉल्यूम पे भी करेगी, रियल गैस के केस में। हाँ, अब जरा यहां पर गौर से दो बातें सुनिएगा। आप चेक करो, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या आया? du की वैल्यू कितनी आई? Q। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या आया? du की वैल्यू कितनी आई? W। अब इस बात को बताओ, हमारा U क्या है? इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन। यदि इंटरनल एनर्जी स्टेट पे डिपेंड करेगी तो इस केस में बताओ जरा क्या होगा? वर्क भी स्टेट पे डिपेंड करेगा। यदि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है तो Q भी स्टेट फंक्शन हो जाएगा, बराबर है ना? du इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होगा। सर किसमें कह रहे हो? du इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होगा। अरे प्रभु, ये लिखा है, यहां तो प्लस लिखा है, अभी उसका फार्मूला कहां डाला है? तो सही लिखा है। आप इसको 0 डाल दोगे तो du इक्वल टू डब्ल्यू तो आया, माइनस डब्ल्यू कहां से आ रहा है? अब गौर से सुनो बच्चों, मैं नोट लिख रहा हूं, गौर से सुनिए। मैंने आपको लगातार चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है। अब देखो इसमें मेरी गलती कितनी है। देखो,
मैंने तुम्हें लगातार चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है कि हीट क्या है, पाथ फंक्शन, वर्क क्या है, पाथ फंक्शन। अब गौर से सुनिए, इसीलिए कहा जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स में रिवीजन ज्यादा लगता है। क्यों? गौर सुनना। हीट पाथ फंक्शन होता है, वर्क पाथ फंक्शन होता है, ये बिल्कुल सही है। ये कुछ इसी तरह से है, गौर सुनना, ये कुछ इसी तरह से है। जैसे सर्वेश दीक्षित के हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। ठीक है। साहिल के हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। मोनू के हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। अभिषेक के हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। लगातार चला रहा है। तो इन जनरल क्या हो गया? इंसानों के हाथों में 5 उंगलियां होती हैं। इन जनरल क्या हो गया? इंसानों के हाथों में 5 उंगलियां होती हैं। फिर अचानक एक नोट डाल के लिखा गया कि ऋतिक रोशन के हाथ में 6 हैं, 2 उंगली दो अंगूठे हैं उसके 2 अंगूठे। तो अब यहां पर एक जनरल टर्म्स है और एक स्पेसिफिक टर्म है। अब पता चला स्पेसिफिक टर्म से क्वेश्चन आ गया तो तुम लटक गए, क्योंकि तुम्हें जनरल टर्म याद है कि इंसानों के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। अब क्वेश्चन ये आ गया कि ऋतिक रोशन के, ठीक है, ऋतिक रोशन के दाएं हाथ में कितने अंगूठे हैं? 1, 2, 0, है ना, 3। तो आप कहोगे यार दुनिया में सबके हाथ में एक ही अंगूठा होता है, तो तुम एक टिक करोगे, मगर वो तो स्पेसिफिक केस था, उसके तो 2 हैं। तो इसका मतलब रिवीजन लगेगा। तो जरा देखो, वर्क और हीट पाथ फंक्शन होते हैं, मगर जरा देखो स्पेसिफिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हुआ है? हीट की वैल्यू du के बराबर है और du स्टेट फंक्शन है, तो हीट भी स्टेट फंक्शन हो गई। तो गौर सुनो, हीट at constant volume, heat at constant volume is a state function। कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट स्टेट फंक्शन होती है। हीट पाथ फंक्शन है, मगर यदि वो हीट कांस्टेंट वॉल्यूम की है तो स्टेट फंक्शन। आइसोकोरिक प्रोसेस की हीट क्या है? स्टेट फंक्शन। और आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज स्टेट फंक्शन। तो जब भी देखना तो ऐसा तो नहीं लिखा है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सेलेक्ट स्टेट फंक्शन, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो पता चला तुमने दोनों को नन ऑफ दीज टिक कर दिया। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ए स्टेट फंक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? du के बराबर है। इसकी वैल्यू क्या है? du के बराबर है। कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं। ये देखो क्या लिखा है? अब जरा ये पढ़ो, अब यहां पर भी देखो, वर्क क्या होता है? पाथ फंक्शन, मगर एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क स्टेट फंक्शन है। वर्क ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज ए स्टेट फंक्शन। एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क स्टेट फंक्शन है। एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क स्टेट फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। वर्क पाथ फंक्शन है, मगर एक स्पेसिफिक सिचुएशन का वर्क स्टेट फंक्शन है। वो स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क स्टेट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क की वैल्यू कितनी निकल के आई है? du के बराबर निकल के आई है। du के बराबर निकल के आई है। अब जरा देखिए, साइक्लिक प्रोसेस, क्या स्टेट चेंज हुआ? नहीं। तो जब स्टेट नहीं चेंज हुआ तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू नहीं चेंज होगी। साइक्लिक प्रोसेस का du कितना होता है? 0। क्यों 0 होता है? क्योंकि du स्टेट फंक्शन है। अब देखो बार बार वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, du स्टेट फंक्शन है इसलिए 0 है। आइडियल गैस है इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कम du की वैल्यू 0 है। क्या मैंने अभी तक कोई फार्मूला यूज किया? नहीं, सिर्फ जो स्टेटमेंट है वो यूज हो रहा है। ध्यान रखना, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में फार्मूले का कोई खास काम नहीं होगा। मेन यूज होंगे उनके स्टेटमेंट जो मैं आपको लिखा रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या है? du 0 होता है। क्यों? क्योंकि स्टेट चेंज नहीं होता है।
और स्टेट चेंज नहीं होगा तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जब यहां डी जीरो डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू और डब्ल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे विद निगेटिव साइन, विद निगेटिव साइन। ये देखो। अच्छा, अब आ जाओ आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में कुछ भी जीरो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है प्रेशर कांस्टेंट होता है, और भाई प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कर दो। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां वैसे भी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है, चेंज थोड़ी लिखा है भाई, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है, चेंज थोड़ी लिखा है, तो यहां पर कुछ कांस्टेंट नहीं है। ये फार्मूला जैसे था वैसे ही रहेगा, कुछ जीरो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि चेंज इन प्रेशर है ही नहीं, इक्वेशन में चेंज इन प्रेशर है ही नहीं। तो कब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस में चेंज होगा ये ध्यान रखिएगा, कब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस में चेंज होगा ये ध्यान रखिएगा। और हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी चेंज डी। क्या ये बात समझ गए सब लोग? क्या ये बात सारे लोग समझ गए हैं? फिर से देख लो, फिर से देख लो, कब कहां क्या चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये बातें आपको ध्यान भी रखनी पड़ेंगी, इन पर क्वेश्चन आएंगे। कैसा क्वेश्चन आएगा मुन्ना? तो ये देखो, करो और आंसर बताओ। कैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको करके देता हूं, बताओ भाई, सभी बच्चे बताएं, जवाब दे। मोहम्मद सदन कह रहा सर फील नहीं आ रहा है। हाँ, फील नहीं आ रहा है तो तुम डॉक्टर मत बनो। देखो, ये फील के लिए नहीं होता है, इसमें मेहनत लगती है, इसलिए तुम्हें फील नहीं आ रहा है। अभी हम सावरियां चला देंगे तो तुम्हें फील आने लगेगा। कौन सी मूवी अभी आई, सावरिया नाम है ना शायद उसका, तो इनको भाई फील आने लगेगा, तो इनको फील आने लगेगा, खूब रोना धोने में फील आने लगेगा, इलू टीलू में फील आने लगेगा इनको। पढ़ाई में कैसे फील आएगा तुम्हें? है एक बार यही बात जरा एक बार मम्मी पापा से बोलना, वो तुम्हें मार कंटाप सही कर देंगे, तो अभी तुम्हें धड़ाधड़ फील आएगा। भैया इतनी सारे डाटा, इतनी सारी थ्योरी याद नहीं रखोगे तो फील तो छोड़ो, अभी कुछ दिन बाद रोगे कि अरे यार ये चैप्टर आता नहीं है, कैसे करें। उसका रीजन है, मैं बार बार दिन में 4 बार आपसे ये बोल रहा हूं कि थ्योरी को रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, और ये जो छोटे छोटे पॉइंट लिखाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, इनको याद रखो। फार्मूले से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, और तुम क्या है सिर्फ दिमाग में फार्मूला डाल के बैठे हो, इसलिए तुम्हें फील नहीं आ रहा है कि हाँ यार फार्मूला डालेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जितनी चीजें इनको याद करो। अब तुम्हें क्या है 35वां लेक्चर है, पीछे के 4 लेक्चर के पॉइंट ही याद नहीं होंगे, और पीछे के 4 लेक्चर के पॉइंट नहीं याद है तो तुम्हें समझ में भी कम आएगा, तो तुम्हें फील भी नहीं आएगा। और अभी 1-2 लेक्चर और हो जाएंगे तो रोना धोना मचा दोगे कि यार सर कभी भी कुछ भी कर देते हैं। तो सर कभी भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सर को वो सारे पॉइंट याद है, बाकी बच्चों को वो सारे पॉइंट याद है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे तो सोचते होंगे कि सर यार कभी भी किसी को भी जीरो कर रहा है और किसी को भी किसके बराबर कर रहा है। मैं कभी किसी को जीरो नहीं कर रहा हूं, पीछे जितने पॉइंट पढ़ाए हैं 25-30 वो सारे मुझे ध्यान है, वही तुम्हें भी ध्यान होने चाहिए, नहीं तो ये तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्या रहता फैल रहा है। कभी वर्क जीरो, कभी हीट जीरो, कभी डीयू जीरो, कभी कुछ है, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तुम बेटा एक ठेला उठाओ और सब्जी बेचो, ऑटो चलाओ, क्यों? क्योंकि ये मेहनत का काम है। सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, और सपने नहीं पूरे करने हैं तो बात ही अलग है। तो अपना चादर तानो सो जाओ, मुंगेरी लाल के सपने देखो बैठ के, मुंगेरी लाल के सपने देखो बैठ के। भाई यदि सपने देखने की हिम्मत रखते हो तो उनका पूरे करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी उसकी भी हिम्मत रखो, नहीं तो सपने मत देखो। और यदि सपने देख रहे हो तो उतनी मेहनत भी लगेगी यार, उतनी मेहनत भी लगेगी।
हाँ, अब वो कह रहा है du इज इक्वल टू, du किस वर्क के इक्वल होता है? आइसोकोरिक वर्क के इक्वल होता है, एडियाबैटिक वर्क के इक्वल होता है, आइसोबैरिक वर्क के इक्वल होता है, या आइसोथर्मल वर्क के इक्वल होता है? तो देखो du इक्वल टू होता है Q प्लस डब्ल्यू। अब du वर्क के बराबर कब होगा? जब ये जीरो हो। तो du वर्क के बराबर कब होगा? जब ये जीरो हो। और ये जीरो किस में होता है? आइसोकोरिक में क्यों जीरो होता है? नहीं। एडियाबैटिक में क्यों जीरो होता है? आइसोबैरिक में क्यों जीरो होता है? नहीं। आइसोथर्मल में क्यों जीरो होता है? नहीं। एडियाबैटिक में क्यों जीरो होता है? वो कह रहा है कि du वर्क के बराबर कब होगा? ये वर्क ही तो है, आइसोकोरिक वर्क, एडियाबैटिक वर्क, आइसोबैरिक वर्क, आइसोथर्मल वर्क। तो हमारा कॉन्सेप्ट है du इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। तो du वर्क के बराबर कब होगा? जब q की वैल्यू जीरो हो। और q की वैल्यू जीरो किस में होती है? अब ये तुम्हें ध्यान रहना चाहिए ना कि एडियाबैटिक प्रोसेस में q की वैल्यू जीरो होती है। अब ये कहीं से नहीं पता चलेगा, एडियाबैटिक से नहीं पता चलेगा। यदि एडियाबैटिक लिख दिया गया तो q की वैल्यू जीरो होती है। जैसे तुम्हें ये कभी नहीं पता चलेगा कि राजू अमीर है या सलीम अमीर है या पलक अमीर है। ये तुम्हें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि अच्छा राजू की संपत्ति इतनी है, सलीम की संपत्ति इतनी है, पलक की इतनी है। तो तुम जाके बता पाओगे तीनों में ज्यादा अमीर कौन है। नाम से नहीं पता चलेगा। अब एडियाबैटिक लिखा है, इससे कैसे पता चल जाएगा कि du जीरो होता है? यदि तुम्हें याद रहेगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनकी जो हीट का एक्सचेंज नहीं करते हैं, तब तुम क्वेश्चन निकाल पाओगे। इसीलिए कह रहा हूं कि न्यून थर्मोडायनेमिक्स को दिन में 2 बार रिवाइज करो, 2 बार रिवाइज करो, नहीं तो आधी चीजें याद रहेंगी, आधी याद नहीं रहेंगी, तो क्वेश्चन फंसेगा, मिसमैच होगा। और मैं इसलिए सब लोगों को बार बार बोल रहा हूं, सब लोगों को बार बार बोल रहा हूं। और ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इसको फील किया है। मैं भी बचपन में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हूं ना, तो जब मैंने भी पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स तो मुझे भी कंफ्यूजन रहता था। क्यों? क्योंकि आधी बातें याद होती थी, आधी नहीं याद होती थी, आधी याद होती थी, आधी नहीं याद होती थी, जिसकी वजह से कभी क्वेश्चन निकल जाता था, कभी फंस जाता था। तो यार मेरी बातें देखो बुरी लगेंगी, मगर भैया बुरी तो लगेंगी, मगर यदि बताऊंगा नहीं तो डूब जाओगे। तो बताना तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। मैं इस सीट पे, इस जगह पे खड़ा हूं, उसका काम ही है ये सब बताना। और उसमें कड़वा भी लगे तो भी बताना, अच्छा लगे तो भी बताना। तो ये सारे लोग बहुत अच्छे से नोटबुक को रिवाइज करें, नहीं तो फिर रोना धोना होगा। और ये मत सोचो कि इसमें जेई के क्वेश्चन में ज्यादा क्यों करा रहा हूं। जैसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर जेई के क्वेश्चन करा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए करा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, मैं वही जेई का क्वेश्चन कराऊंगा जो नीट में जरूरी हो। और ये मैं पहली बार नहीं करा रहा, हर साल कराता हूं। जिसके बाद पुरानी नोटबुक हो, पिछले साल की नोटबुक हो, देखो ये भी क्वेश्चन कराया होगा, ये भी क्वेश्चन कराया होगा। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि पेपर इस साल टफ आया है इसलिए कराया जाए। ये भाई टीचर की जिम्मेदारी है कि जब भी वो पढ़ाए तो इस तरह से पढ़ाए कि चाहे पेपर इजी आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे टफ आए, चाहे लेंदी आए, हमारा बच्चा पेपर करके पाए। क्यों? अब 2026 का पेपर कैसे आएगा हम में से किसी को थोड़ी पता है। हम लोगों के पास इतना टैलेंट थोड़ी ना है। और अच्छा अगली बार का पेपर इजी आएगा, हम इजी इजी पढ़ा रहे हैं, ओ अगली बार का पेपर टफ आएगा। अरे ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को 0 से लेके 360 तक की प्रिपरेशन कराओ। अब जैसे पिछली बार पेपर टफ आया तो आप सब लोग चिल्ला रहे हैं टफ टफ क्वेश्चन करो, टफ टफ क्वेश्चन करो। अरे भाई तुमको तो पिछली बार भी टफ करानी चाहिए। तुम टीचर और बच्चे में कुछ तो डिफरेंस है। और यही तो डिफरेंस है कि टीचर को पता होता है कि पेपर कैसा भी आ सकता है, और बेचारे बच्चे को नहीं पता होता है क्योंकि वो पहली दूसरी बार दे रहा है। तो यदि पेपर टफ आया और तुमने नहीं पढ़ाया तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। अपनी गलती तुम बच्चे पे डाल रहे हो कि नहीं यार पेपर टफ आया तो तुम कर नहीं पाए। अरे भाई आपको पढ़ाना चाहिए ना, आप बड़े हो, आपको एक्सपीरियंस है 15 साल 20 साल का, तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि पेपर की 360 प्रिपरेशन कराओ। उसमें बेचारा बच्चे की जिम्मेदारी कैसे बनेगी? उसको क्या पता यार इतना। अब इस साल टफ पढ़ा रहे हैं, अगली साल इजी आ जाएगा, कहीं ओह टफ पढ़ाना बेकार है, इजी पढ़ाया जाए।
अरे प्रभु, ये समझो, वो पेपर लेने वाला है, वो हर तरह का पेपर देगा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसको किस तरह से करके चलना है कि आपका बच्चा कभी फंसने ना पाए, चाहे पेपर जैसा है। उसमें बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा तो आपको फॉलो करता है, आपका फॉलोअर है, आपको फॉलो करता है। आप बताते हो कि भाई इससे 10 क्वेश्चन लगाना, बेचारा 10 लगाता है। आप उससे कहोगे इसमें सिर्फ नीट के क्वेश्चन करना, तो बेचारा वो नीट के करता है। आप इस कहोगे कि इसमें जेई के क्वेश्चन करना है, वो जेई के करेगा। बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि तुम्हें जेई के भी करने चाहिए थे। अरे उसको क्यों करने चाहिए थे? जब आपने कराए नहीं तो वो बेचारा कैसे करेगा? जब आप 10 साल, 15 साल, 8 साल, 13 साल, 22 साल की एक्सपीरियंस होके चीजें नहीं पकड़ पा रहे हो कि एनटीए कैसा पेपर दे सकता है, तो बेचारा 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस बच्चा कैसे पकड़ेगा? मगर एक रूल होता है, अपनी जिम्मेदारी, अपनी गलती किसी ना किसी के सर तो डालनी पड़ती है। जैसे तुम्हारे नंबर कम आएंगे तो तुम अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं डाल देते हो। वो आउट ऑफ सिलेबस पेपर था, अरे सर ने पढ़ाया नहीं था, अरे जो क्वेश्चन दिए थे वो बहुत टफ थे। उसी तरह टीचर भी अपनी जिम्मेदारी उठा के बच्चों के सर डाल दिया, अरे पेपर बहुत टफ आया, तुम पढ़ते नहीं हो, टफ क्वेश्चन क्यों नहीं करते थे तुमको जेई के भी क्वेश्चन करने चाहिए। अरे भैया, कराने वाले आप हो, आप नहीं कराओगे आप तो वो कैसे करेगा? आ जाइए, करो भाई, आंसर बताओ, आंसर बताओ। देखो, मेरा थोड़ा सा गुस्सा बाहर आ गया, क्यों? क्योंकि पिछले 2 महीने बच्चों को बहुत लोगों ने कहा है, बच्चों को बहुत उल्टा सीधा कहा है। मैं यूट्यूब पे नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलता? क्योंकि यार फिर वो सब बवाल होने लगता है, बवाल होने लगता है। हाँ भाई, आंसर बताओ, आंसर बताओ। Which one of the following equation does not correctly represent, देखो, does not correctly represent the first law of thermodynamics for the given process involve a ideal gas? तो भाई देखो, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है, साइक्लिक प्रोसेस में ये जीरो होता है, तो जब ये जीरो होगा तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे विद अपोजिट साइन। ये सही लिखा है, ये ट्रू है, हमें फॉल्स चाहिए, डज नॉट करेक्ट मैच कह रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस में ये जीरो होगा तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, सही लिखा है, ये भी ट्रू है। अब इधर आओ, du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबैटिक प्रोसेस में ये जीरो होता है तो du इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर होगा, ये फॉल्स है। माइनस डब्ल्यू के बराबर नहीं होगा, डब्ल्यू के बराबर होगा, माइनस डब्ल्यू के बराबर नहीं होगा। देखो यहां माइनस डब्ल्यू लिखा है, और जबकि du इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर आ रहा है, तो ये फॉल्स है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जीरो होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे विद अपोजिट साइन, ये भी ट्रू है। तो हमें डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, तो ये है, तो हमारा आंसर क्या है? बी। हमारा आंसर क्या है? बी है, हमारा आंसर क्या है? बी। कर लोगे? अब तुम कह रहे हो कि हम कर लेंगे, तो जरा देखो क्वेश्चन को बताओ, पढ़ो भाई। अब ये नीट का क्वेश्चन है, इसमें सन नहीं लिखा है मगर ये नीट का है, मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन कि अच्छा ये लिखा तो है, ये लिखा है 1 mole of ideal gas at 300 Kelvin is expanded isothermally from an initial volume 1 liter to 10 liter. The delta E for this process is, delta E क्या है? Internal energy change पूछ रहा है, बताओ। डेल्टा ई चेंज du पूछ रहा है, du पूछ रहा है। 1 मोल गैस है जिसको एक्सपेंड कराया गया है आइसोथर्मली। अब देखो थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आराम आराम करते हैं। 1 मोल गैस है, n इक्वल टू 1 मोल, आइडियल गैस है, एट 300 केल्विन इज एक्सपेंडेड, यदि वो एक्सपेंड कर रहा है तो वर्क की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। आइसोथर्मली इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है,
फ्रॉम इनिशियल वैल्यू V1 की वैल्यू दी है, V2 की वैल्यू दी है, du ऑफ द प्रोसेस पूछ रहा है, आइडियल गैस है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो du में कैसे चेंज होगा? du में कैसे चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब देखो वही पॉइंट लगा ना, कहां फार्मूला लग रहा है? क्वेश्चन में कोई फार्मूला यूज हुआ नहीं। मैं कह रहा हूं कि वो सारी बातें जरूर रिवाइज करो जो मैंने पढ़ाई हैं, स्टेटमेंट, CSD सारे रिवाइज करके रखिएगा, नहीं तो फिर यही होगा। और वो भोकाल टाइट करेगा। अब देखो सारी डाटा दे रखी है, जैसे तुम फार्मूला लगा दो, सारा डाटा दे रखा है, जबकि इसमें डाटा का जरूरत ही नहीं है। इंटरनल एनर्जी सिर्फ आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए du चेंज नहीं होगा, इसलिए du चेंज नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो कैसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं? मैं इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं जैसे आप इन चीजों को समझें। हाँ, यस, ओके, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई, और करो, और करिए। जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, करो, अच्छे से करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग अच्छे से करें। ए पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल ऑफ आइडियल गैस। अब देखो जैसे ही उसने आइडियल गैस कहा तो मैंने अंडरलाइन किया, क्योंकि ये अपने काम की बात है। एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क कैसा होगा? निगेटिव। फ्रॉम, अब जैसे ही वर्क निगेटिव आया तो ये तो कट गया ना आंसर, क्योंकि वर्क तो निगेटिव आएगा ही, पॉजिटिव आ ही नहीं सकता है। एक्सपेंशन है तो वर्क तो पॉजिटिव आएगा ही नहीं, निगेटिव आएगा। देखो छोटी छोटी बातों से अपने आप ऑप्शन कटते चले जाते हैं, और ये सारी छोटी बातें मैंने लिखाई हैं, ध्यान रखना। जैसे ही उसमें एक्सपेंड कहा तो मैंने कहा यार वर्क तो निगेटिव आएगा, तो अपने आप ये दोनों आंसर कट गए, क्योंकि वर्क निगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव दिया है। अब पढ़ो, रिवर्सेबल फ्रॉम 50 ml टू 375 ml एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइडियल गैस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब du की वैल्यू 0 है, इसका मतलब du की वैल्यू 0 है। एज इट डज सो इट एब्जॉर्ब। अब बताओ यदि सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो साइन कैसा होगा? मैंने पढ़ाया है, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। ये अपने आप कट गया, ये अपने आप कट गया भाई। सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, हीट का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव, वो कट गया। द वैल्यू ऑफ Q एंड W फॉर द प्रोसेस, अपने आप आंसर आ गया। और होगा कैसे? du इक्वल टू Q प्लस W। अब ये वैल्यू 0 है तो ये क्या हो गए? आपस में बराबर विद अपोजिट साइन। अब Q की वैल्यू है प्लस 208 जूल, तो W की वैल्यू क्या होगी? माइनस 208 जूल है। अब बात समझ पाए कैसे किया? यस, वेरी गुड भाई, तुम लोग समझ पा रहे हो? यदि सारी बातें समझ पा रहे हो तो एक बार जरा लाल पीला नीला हरा कर दो, जैसे मुझे थोड़ा सा समझ में आ जाए। हाँ भाई, अकेले हम ही नहीं पढ़ रहे हैं, तुम लोग समझ पा रहे हो। देखो पुरानी बातें बस ध्यान रखो, और कुछ नहीं। डेली नोटबुक 2 बार रिवाइज करो थर्मोडायनेमिक्स की बस, और खूब क्वेश्चन करो, और मैं क्वेश्चन खुद करा रहा हूं। यस, बस बस यही चाहता था मैं। गजब गजब गजब। अब जब तुम जिद करोगे तो तुम्हें पता है कि सर्वेश सर फिर क्वेश्चन दे देते हैं, फिर क्वेश्चन दे देते हैं। अब इसको करो, अच्छे से करिएगा, इसको करो, इसको करिए, हाँ करो। ड्यूरिंग कंप्रेशन, अब देखो जैसे ही कंप्रेशन बोल रहा है तो वर्क का साइन कैसा होगा? वर्क का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव।
ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग द वर्क डन इज 10 किलो जूल। इसका मतलब वर्क का साइन कैसा है? पॉजिटिव है। एंड 2 किलो जूल स्टेप टू द सराउंडिंग एज ए हीट। हीट निकल रही है। अब हीट निकल रही है क्यों? 2 किलो जूल स्केप टू द सराउंडिंग एज ए हीट। तो हीट की वैल्यू कैसी है? माइनस। हीट का साइन कैसा होगा? माइनस। सही है कि नहीं? बताओ भाई। ये मत देखो कि जेई का है किसका है, आप टेंशन ना लो, वो मेरी सारी जिम्मेदारी है। बस आप क्वेश्चन करो और तुमसे अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन। यदि मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है उसको ध्यान रखते हो तो यार ऐसे ताश के पत्तों की तरह क्वेश्चन सरसर सरसर निकलेगा आपके हाथ से। हाँ, मगर कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना, फार्मूले पे नहीं। कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना, फार्मूले पे नहीं। मैं बार बार बता रहा हूं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, भाई क्यू की वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, तो +8 किलो जूल आ रहा है। तो ये माइनस वाले आंसर कट गए, प्लस वाले आंसर होंगे। है? चलो, जब आप जिद करते करते यहां तक पहुंच गए हो तो कर लेते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसी क्या बात है? ऐसी क्या बात है? चलो भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दो। हाँ, अच्छी प्रैक्टिस देखो मैं खूब करा दूंगा, आप बस आंसर बताते जाओ। बताओ भाई बच्चों, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ये क्वेश्चन करा चुका हूं क्या? नहीं, ये अलग है। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज मुन्ना। यस, बस मुझे यही कॉन्फिडेंस चाहिए कि लाइन से सरसर सरसर बच्चा एक जैसा आंसर लिखे, बस। गजब। अब देखो, 1 मोल गैस है, कौन सी गैस है? आइडियल गैस है। एक्सपेंड हो रही है, वर्क निगेटिव होगा। आइसोथर्मली है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब पूछ रहा है ड्यू ऑफ द प्रोसेस, तो भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइडियल गैस है, तो ड्यू की वैल्यू 0 होगी। आइडियल गैस के केस में टेम्परेचर, आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ है। यस यस। अब आप और आगे बढ़ जाइए, ठीक है? जरा इस क्वेश्चन को करिए। इसको करते हैं, पढ़ो। इन ए क्लोज इंसुलेटेड, इंसुलेटेड में मैंने क्या लिखाया था? मैंने क्या लिखाया था? यदि कहीं पर वॉल इंसुलेटेड है तो क्या होगा मुन्ना? क्या होगा मुन्ना? मैं बार बार बोल रहा हूं, फार्मूले सिर्फ कोई काम के नहीं होते थर्मोडाइनमिक्स में। जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखाए हैं वही कॉन्सेप्ट है। यस, वेरी गुड। इंसुलेटेड कंटेनर है, इसका मतलब Q = 0। In a closed insulated container, a liquid is stripped with a paddle to increase the temperature. देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, to increase the temperature. Which of the following is true? तो इनमें से क्या ट्रू होगा? तो देखो Q की वैल्यू 0 होगी, Q की वैल्यू 0 नहीं है, Q की वैल्यू 0 नहीं है, Q की वैल्यू 0 नहीं है, बस यही आंसर होगा। क्यों? Q की वैल्यू 0 होगी, इंसुलेटेड कंटेनर है। तो du इक्वल टू होता है Q प्लस W। तो जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये दोनों बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर होके 0 भी तो हो सकते हैं, आपस में बराबर है मगर 0 भी तो हो सकते हैं। तो देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी 0 नहीं हो सकती। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी 0 नहीं हो सकती। अब इंटरनल एनर्जी 0 नहीं हो सकती तो वर्क भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बराबर है।
टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, और जब इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं हो सकती तो वर्क भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो देखो डीई इक्वल टू डब्ल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू जीरो। सही है। ओहो, बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा थोड़ी होता है, एक क्वेश्चन आप और दो। ऐसा थोड़ी होता है, एक क्वेश्चन आप और दो। मैंने कहा लो, बच्चे कह रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है सर, एक क्वेश्चन और कराओ। भाई आंसर बताओ। ओए निकम्मो, आंसर बताओ जल्दी से। when 1 mole of gas is heated at constant वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो किसकी वैल्यू जीरो हो गई? वर्क की वैल्यू जीरो हो गई। आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखो 1 मोल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर इज राइज, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसका मतलब डीयू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो डीयू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। हीट सप्लाई टू द गैस इज, अब देखो गैस को हीट मिल रही है तो ये प्लस हो गया, गैस को हीट मिल रही है तो ये प्लस हो गया। अब आपको पता है du इक्वल टू होता है Q प्लस डब्ल्यू, ये तो जीरो हो गया। तो जब W जीरो हो गया तो कहां कहां W जीरो है? इसमें W जीरो नहीं है, इसमें W जीरो नहीं है, इसमें W जीरो नहीं है, W जीरो सिर्फ इसी में है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब Q की वैल्यू है प्लस 500, तो du की वैल्यू भी क्या होगी? प्लस 500। क्यों? इक्वल है विद सेम साइन। हाँ भाई सही है। क्यों भाई? अब तुम्हारा मन कर रहा होगा क्या 5 रुपए वाला क्वेश्चन दिया जाए क्या? क्यों भाई, तुम्हारा मन कर रहा है क्या 5 रुपए वाले क्वेश्चन के लिए? क्या तुम्हारा मन कर रहा है 5 रुपए वाले क्वेश्चन के लिए? ये लो भाई, +5 -5, समय मिलता है एक, समय मिलता है 1 मिनट, 1 मिनट नहीं 40 सेकेंड, समय मिलता है 40 सेकेंड। करो, 40 सेकेंड समय है, जिसका सही उसको +5 रुपए मिलेंगे, जिसका गलत वो -5 करेगा। 40 सेकेंड में करना है। Which one of the following is correct option for free expansion of ideal gas under adiabatic condition? +5 -5 की बात है। देख लो, आपको 40 सेकंड दे दिए हैं। हाँ, अब मेरी बारी है। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, होश में नहीं पढ़ना है, होश में पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं और फिर देखते हैं 5 रुपए तुम्हें मिले कि हमें मिले। Which one of the following is correct option for free expansion? यदि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क की वैल्यू जीरो। वर्क की वैल्यू कब कब जीरो होती है? वर्क वाली डिफिनीशन में पढ़ाया है। फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जीरो, वर्क अगेंस्ट वैक्यूम वर्क डन जीरो, आइसोकोरिक वर्क वर्क डन जीरो। वर्क डन जीरो है तो ये आंसर गलत हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन है तो Q इक्वल टू जीरो, एडियाबैटिक कंडीशन है तो Q इक्वल टू जीरो। अब Q इक्वल टू जीरो है तो ये गलत हो गया। अब बात आई du इक्वल टू होता है Q प्लस W, ये जीरो है, ये जीरो है,
तो ये भी 0 होगा। अब आइडियल गैस है, यदि इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 है तो टेम्परेचर का चेंज भी 0 होगा। आइडियल गैस है, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब टेम्परेचर में भी चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है। अभी तक हम क्या बोलते थे, टेम्परेचर में चेंज नहीं है इसलिए इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं है। तो उल्टा भी तो बोला जा सकता है, आइडियल गैस है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आया होगा। इसका मतलब टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आया होगा। तो आंसर इज दिस, आंसर इज दिस। अब भाई बताओ, कौन है जिसको +5 मिला है, कौन है जिसको -5 मिला है? यस यस यस। देखो, मैं सोच रहा हूं एक नंबर ले लूं, उस पर पेटीएम ले लूं, क्योंकि देखो आप समझो मेरी बात को भाई, आपका यदि नीट में सिलेक्शन होगा तो जितने पैसे हुए उसमें मैं 50 का मल्टीप्लाई करूंगा तब आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब आपको पैसे मैं अभी कैसे दे सकता हूं, क्योंकि उसमें तो 50 का मल्टीप्लाई करना है ना, और वो 50 का मल्टीप्लाई करना है कब पता चलेगा, जब पेपर हो जाएगा। मगर हमारे पैसे में तो कोई 50 का मल्टीप्लाई करना नहीं है, आपके 5 रुपए माइनस हो गए तो आपको देने हैं, है ना? तो आप मुझे दे सकते हो अभी। क्यों? क्योंकि आपको 50 का मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, और करना हो तो कर दो भाई, हम बुरा थोड़ी मानेंगे कोई, हम कोई बुरा थोड़ी मानेंगे, है कि नहीं? तो मैं सोच रहा हूं एक पेटीएम का नंबर ले लूं, और वो आपको जैसे पढ़ाते पढ़ाते वो क्यूआर क्यूआर कोड ऐसे कर दिया करूंगा, आप लोग स्कैन करके 5-5 रुपए डाल दिया करो। जिसका -5 है, जिसका -5 है और जिसका +5 है, वो अपना 50 का मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ता रहे। सही है कि नहीं? वो सब्जी वाले स्कैनर नहीं लिए रहते हैं, ऐसे लगा देते हैं, तो भाई सही रहेगा। हाँ भाई, अजीम बोलो क्या कह रहे हो, अजीम क्या कह रहे हो? चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जरा इस क्वेश्चन को करिए, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है सबको? क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है? देखें ये क्वेश्चन अभी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मतलब उतना पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। एक गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन ए वेल इंसुलेटेड, हाँ कर सकते हो, बताओ भाई, आंसर बताओ, इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को करो। हाँ चलो ठीक है, आ जाओ जल्दी बताओ भाई। ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, अब यदि अलाउड टू एक्सपेंड है तो वर्क की वैल्यू माइनस आएगी। इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड है तो क्यू की वैल्यू 0 आएगी। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 0.5, ये पी दिया है। फ्रॉम एन आइडियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू वी आई दिया है, टू ए फाइनल वैल्यू वी एफ दिया है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन जूल, इंटरनल एनर्जी चेंज पूछ रहा है, डीयू पूछ रहा है, तो यार डीयू इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, ये वैल्यू 0 है, तो जितना वर्क होगा उतनी डीयू आएगी। और वर्क का फार्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। प्रेशर की वैल्यू 2.5 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की वैल्यू 4.5 से 2.5 लीटर, है कि नहीं? अब इसको सॉल्व करो,
तो ये आ गया 5। अब एटमॉस्फेयर लीटर को जूल में कन्वर्ट करो, तो 101 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 101 से मल्टीप्लाई करने पे 505 जूल के आसपास आंसर आ रहा है। पहली बात, आंसर निगेटिव आएगा तो ये कट गया। आंसर कैसा आएगा? निगेटिव। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू वर्क के बराबर है और वर्क आएगा निगेटिव। डी की वैल्यू वर्क के बराबर है, वर्क आएगा निगेटिव, वर्क आएगा निगेटिव। क्लियर है? भाई अब आपके हिस्से के सारे क्वेश्चन हो गए। अब जो है ना, नई हेडिंग पढ़ानी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन कर दिए, एक आप ये क्वेश्चन और कर लो। देखो एमंग वैसे ये क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, क्योंकि इसमें आधी चीजें आपको मैंने पढ़ा रखी हैं, आधी नहीं पढ़ा रखी हैं। जैसे Q प्लस डब्ल्यू क्या होता है आपको पता है, चलो मैं करा देता हूं। एमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट रिप्रेजेंट पाथ फंक्शन इज। तो देखो Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है? du होता है। तो क्या du पाथ फंक्शन है? नहीं, ये तो स्टेट फंक्शन है। वो कह रहा है Q प्लस डब्ल्यू क्या होगा, तो Q प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है du, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तो स्टेट फंक्शन है, तो ये गलत हो गया। ये पाथ फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन है। अब देखो H माइनस टी एस क्या होता है? H माइनस टी एस होता है G। G मतलब गिव्स फ्री एनर्जी। अब मैंने आपको पढ़ाया है कि पाथ फंक्शन कौन कौन है? हीट, वर्क, हीट कैपेसिटी और डिस्टेंस। तो ना तो ये हीट है, ना वर्क है, ना हीट कैपेसिटी है, ना डिस्टेंस है, तो ये भी क्या है? स्टेट फंक्शन है। ये भी क्या है? स्टेट फंक्शन है। तो आपको पाथ फंक्शन चाहिए था, बी और सी आंसर हुए। आपको पाथ फंक्शन चाहिए था, बी और सी आंसर हुए। क्लियर है? क्लियर, यस। अब हम लोग नई हेडिंग पे चलते हैं। नई हेडिंग का नाम क्या है जरा देखो, इंथैल्पी। इंथैल्पी। तो इंथैल्पी पे जाने से पहले क्या मैं सीएचडी लिख दूं? क्योंकि अभी तक सीएचडी नहीं लिखे हैं आज, है ना? तो चलो सीएचडी लिखते हैं। मेरी हेल्प करिएगा, बताते जाइएगा सारे बच्चे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बताइए? एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और मैथमेटिकल क्या है? du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो du इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, क्योंकि दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है। ये अपने को कब कब चेंज करेगा? यदि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कैसा होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये अपने को कैसे चेंज करेगा? यदि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये अपने को कैसे चेंज करेगा? यदि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो ये अपने को कैसे चेंज करेगा? और साइक्लिक प्रोसेस है तो ये अपने को कैसे चेंज करेगा? और यदि आइसोबैरिक प्रोसेस है तो ये अपने को कैसे चेंज करेगा? तो देखो
आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। T इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब होता है डेल्टा T इक्वल टू 0, और डेल्टा T इक्वल टू 0 का मतलब होता है du इक्वल टू 0, और du इक्वल टू 0 हुआ तो Q और W आपस में बराबर होंगे विद अपोजिट साइन। मतलब जितनी हीट आएगी निकल जाएगी। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है Q इक्वल टू 0, इसका मतलब du W के बराबर होगा। तो यहां पर मैंने आपको पढ़ाया है वर्क एट एडियाबैटिक प्रोसेस इज ए स्टेट फंक्शन। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क एक स्टेट फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू du के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू du के बराबर होती है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब dV इक्वल टू 0। dV इक्वल टू 0 का मतलब हुआ W इक्वल टू 0। भाई dV 0 होगा तो W 0 होगा। इस चाहो तो इस फार्मूले को ऐसे लिख लो, ये ऐसे है ना W का। अब W 0 हो गया तो du जो है Q के बराबर हो जाएगा। तो देखो, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ए कांस्टेंट वैल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम इज ए स्टेट फंक्शन। हीट स्टेट फंक्शन नहीं होती है, मगर कांस्टेंट वैल्यूम की हीट स्टेट फंक्शन होती है। और कांस्टेंट वैल्यूम की हीट को ही du कहा जाता है। ये देखो, कांस्टेंट वैल्यूम की हीट को ही du कहा जाता है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूम की हीट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? du निकल के आ रही है। साइक्लिक प्रोसेस तो du इक्वल टू 0, तो Q इक्वल टू -W। एडियाबैटिक आइसोबैरिक प्रोसेस में P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो dP इक्वल टू 0, मगर इस फार्मूले में dP नाम की चीज ही नहीं होती है, मतलब प्रेशर का चेंज होता ही नहीं है। तो ये फार्मूला जैसे है वैसे ही लिखा रहेगा, इसमें कोई भी चीज 0 नहीं होगी। ये अभी तक मैंने पढ़ाया है, तो इसका मैंने शॉर्टकट फॉर्म आपको लिख के दे दिया है। अब बात करता हूं इंथैल्पी। अब देखो, इंथैल्पी एंड इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी एंड इंथैल्पी चेंज, ये क्या होता है इसको समझते हैं कि भाई इंथैल्पी क्या है और इंथैल्पी चेंज क्या है। तो गौर से बच्चों सारी बातें समझो। कोई बच्चा बता सकता है इंथैल्पी क्या होती है? तो देखो यार, जितने भी प्रोसेस होते हैं सब के सब लैब में होते हैं। क्लियर है ये बात कि नहीं? जितने भी प्रोसेस होते हैं सबके सब लैब में होते हैं। यस, क्लियर है। अच्छा, सब के सब लैब में होते हैं और साथ में सभी प्रोसेस ओपन टेस्ट ट्यूब पे होते हैं। जनरली क्या है, टेस्ट ट्यूब ओपन होती है, बीकर ओपन होते हैं, कॉनिकल फ्लास्क ओपन होते हैं, ब्यूरेट ओपन होता है, पिपरेट ओपन होता है, सब तो ओपन होता है। और यदि कहीं पर सब ओपन है तो प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। यदि कहीं पर सब ओपन है तो प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा कि नहीं? तो जर्नली क्या है, जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जर्नली एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सब कुछ ओपन वेसल में कराया जाता है, ओपन वेसल में करते हैं। और ओपन वेसल में करोगे तो हमेशा प्रेशर कितना रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। यदि वेसल ओपन है तो हमेशा कितना प्रेशर लगेगा उस पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अच्छा, अब गौर समझना। अब इंथैल्पी क्या होता है? इंथैल्पी जो होता है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एच से, सिर्फ एच से, और ये होता है टोटल स्टोर एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल स्टोर एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब टोटल स्टोर एनर्जी कितनी होती है? टोटल स्टोर एनर्जी होती है उसकी इंटरनल एनर्जी और उसका वर्क। टोटल स्टोर एनर्जी कितनी होती है? उसकी इंटरनल एनर्जी, और जितना मुझे वर्क मिल रहा है या जितना मैं वर्क कर रहा हूं वो H इक्वल टू यू प्लस पीवी। ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो इंथैल्पी ये होता है H, और ये ऐसा होता है। अब आप मुझे देख के बताओ, इंथैल्पी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब मैं इसकी बातें लिख रहा हूं। ये इंथैल्पी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट इंथैल्पी पर मोल पर ग्राम पर वॉल्यूम वो क्या होगा? इंटेंसिव। क्यों? इंथैल्पी अपॉन मोल, इंथैल्पी अपॉन ग्राम, ग्राम मतलब डब्लू, और इंथैल्पी अपॉन वॉल्यूम। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया तो ये इंटेंसिव हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। क्यों? ना तो ये हीट है, ना ये वर्क है, ना ये हीट कैपेसिटी है, और ना ये डिस्टेंस है। तो इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पॉइंट इंटरनल एनर्जी के हैं लगभग वही पॉइंट इंथैल्पी के, जो पॉइंट इंटरनल एनर्जी के हैं लगभग वही पॉइंट इंथैल्पी के। तो इंथैल्पी क्या होती है? टोटल स्टोर एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो टोटल स्टोर एनर्जी में क्या क्या होगा? इंटरनल एनर्जी होगी और उसका काम होगा, जो उसने काम किया होगा। देखो, तो इंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंथैल्पी स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन आप जानते ही हो। स्टेट फंक्शन का मतलब हुआ जैसे इंटरनल एनर्जी था कि वो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, अब थोड़ा और बताते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी भी काउंटेबल नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी नॉट काउंटेबल, ओनली change in enthalpy is countable। क्यों नहीं काउंटेबल है? क्योंकि जब ये काउंट नहीं कर सकते हो तो ये कैसे काउंट कर पाओगे? जब इंटरनल एनर्जी काउंटेबल नहीं है एब्सोल्यूट, तो एच भी काउंटेबल नहीं होगा। क्यों? जब ये काउंट नहीं होगा तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? जब इसकी वैल्यू रखोगे तब ये वैल्यू निकलेगी, और ये काउंटेबल नहीं है तो ये भी काउंटेबल नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है इंथैल्पी काउंटेबल नहीं है, चेंज इन इंथैल्पी काउंटेबल है। तो लोगों ने कहा प्रभु चेंज इन इंथैल्पी बताओ कितना होता है। जब चेंज इन इंथैल्पी काउंटेबल है तो बताओ तो चेंज इन इंथैल्पी है कितनी। तो अब गौर से देखो, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज इन इंथैल्पी। चेंज इन इंथैल्पी।
चेंज इन इंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच से या डीएस से। कैसे आएगा? हाँ बेटा, इसमें ग्राफ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वेशन नहीं है, सारी लीनियर इक्वेशन है। अब देखो डेल्टा एच अब कैसा आएगा, जरा गौर से देखो। हमारा फार्मूला बच्चों ये है कि नहीं? चेक करो। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, ऐसा हो गया। अब देखो ये तो ऐसा आ गया। अब यहां पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। आप लोगों ने फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा होगा, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट किया, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, प्लस सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट किया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल। याद है? डी एक्स एंड वाई, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल। तो हमारी इक्वेशन ये आई है। अब हम यहां पर देखो कुछ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। क्या अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, मैं अगले पेज में ले जा रहा हूं, पहले आप इतना देख लो। इंथैल्पी क्या है? टोटल स्टोर एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल स्टोर एनर्जी ऑफ द सिस्टम वैल्यू कितनी होती है? H इक्वल टू यू प्लस पीवी। H इक्वल टू यू प्लस पीवी, ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और क्या है? स्टेट फंक्शन है। एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है, ओनली चेंज काउंटेबल है। एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है, ओनली चेंज काउंटेबल है। तो मैंने कहा चेंज इन इंथैल्पी बताओ, तो चेंज लाने के लिए मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। ये सिंगल वैल्यू है, डीएच आ गया, ये सिंगल वैल्यू है, डीयू आ गया, यहां पे दो वैल्यू है तो डिफरेंशियल लग गया। अब आप इतना देख लो, P इंटू वी क्या है? अरे भाई प्रेशर इंटू वैल्यूम। P इंटू वी क्या है? प्रेशर इंटू वैल्यूम, वर्क। अब देखो बच्चों, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। हमारा कॉन्सेप्ट ये आया, ये देखो। अब इसके दो पार्ट हो जाते हैं। क्या दो पार्ट हो जाते हैं? जरा सारे बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे कि इसके दो पार्ट क्या हो जाते हैं। देखो अब देखो बच्चों, गौर समझना। हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम है। अब यदि हम मैथ्स के हिसाब से चलें तो P, इसका फार्मूला क्या बनेगा? मैथ्स के हिसाब से चलोगे तो ये ऐसे बनेगा, P को कांस्टेंट रखा, V का डिफरेंशियल, V को कांस्टेंट रखा, P का डिफरेंशियल, ऐसे चलेगा। इसी चीज को ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे। तो ये आ जाता है ऐसा। ये देखो, डेल्टा H इक्वल टू डी यू प्लस P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। डेल्टा H इक्वल टू डी यू प्लस P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। नोट, नोट गौर सुनो, जब प्रेशर वेरिएबल प्रेशर वेरिएबल हो
तब ये फार्मूला यूज करते हैं। और ध्यान रखना, नीट में मैं जो लिख रहा हूं पढ़ते जाना। नीट में इस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। देखो, इस फार्मूले पर बेस्ड नीट में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि नीट के सिलेबस में रियल गैस नहीं है। जेई में आया है, तो आपको ये फार्मूला पढ़ना नहीं है, ठीक है? क्योंकि अभी तक कोई क्वेश्चन नीट में नहीं आया है पिछले 30-40 सालों में। कोई तक नहीं आया। तो नीट में इस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आज तक कोई आया ही नहीं है, जेई में आया हुआ है, ठीक है? अब आगे आ जाओ। यदि मैं प्रेशर को कांस्टेंट मान लूं, यदि मैं कह दूं कि पूरा सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है, गौर से देखो, यदि प्रेशर को कांस्टेंट मान लोगे तो ये फार्मूला ऐसे हो जाएगा। क्यों? ना तो हम कांस्टेंट का डिफरेंशियल करते हैं, ना हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं। ना तो आप कांस्टेंट का डिफरेंशियल करते हो, ना कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हो, तब ये फार्मूला ऐसे हो जाएगा, DH इक्वल टू DU प्लस PdV। आप ये फार्मूला पढ़ते हो, मगर ये फार्मूला एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। ये फार्मूले में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर ये फार्मूला चल रहा है। क्या? एट कांस्टेंट प्रेशर ये फार्मूला चल रहा है, ध्यान रखना। तभी तो P को आपने बाहर किया है, क्यों? क्योंकि P को आपने कांस्टेंट मान लिया। तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल होगा नहीं, तो ये बाहर आ गया, तो P इंटू DV हो गया। आप ये फार्मूला पढ़ते हो, आपके सिलेबस में ये फार्मूला है। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके भी कई पार्ट हो जाते हैं। अब इसके जो पार्ट है वो आगे लिख रहा हूं, इसके भी कई पार्ट हो जाते हैं, इसके पार्ट मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है? इतना देख लो पहले, इतना समझ गए? तो ये फार्मूला क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे है। DU इक्वल टू DH इक्वल टू DU प्लस PdV। फार्मूले में P क्या होता है? प्रेशर। और कैसा होता है? कांस्टेंट। DH इक्वल टू DU प्लस PdV में P क्या है? कांस्टेंट है। P क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। अच्छा, अब मैं इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। अब देखो, इसी फार्मूले को मैं फिर थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। इस फार्मूले को हम लोग और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? कैसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं मैं बता रहा हूं। इसको फर्दर हम 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। वो 3 पार्ट कौन से हैं? देखो बच्चों, देखो, हमारा फार्मूला है DH इक्वल टू DU प्लस PdV, ठीक है? अब गौर सुनना, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता है कब कौन सा फार्मूला यूज करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है? अब देखते जाइए। सबसे पहले देखो, जब केमिकल रिएक्शन, जब रिएक्शन ना हो रही हो, जब रिएक्शन ना हो रही हो, ना कोई फेस ट्रांसफर हो रहा हो,
फेज ट्रांसफर हो रहा हो। ना तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ना कोई फेज ट्रांसफर हो रहा है। मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉलिड गैस में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। ना तो किसी की तरह की केमिकल रिएक्शन हो रही है, ना किसी तरह की फेज चेंज हो रहा हो। तब इस फार्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो। कैसे? ऐसे। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। डेल्टा टी कैसे? देखो पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। आपने यहां पे डिफरेंशियल किया, आपने यहां पर भी डिफरेंशियल कर दिया। चलो मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूं। देखो ये ऐसे होता है बच्चों, अब दोनों डिफरेंशियल लगा दिया। अब बताओ है कांस्टेंट, ये फार्मूला कहां है? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो पी तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। अब बताओ जब कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, जब फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो एन की वैल्यू भी तो कांस्टेंट है। रिएक्शन होगी तो मोल चेंज होंगे। जैसे अमोनिया के 2 मोल ब्रेक होते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन, टोटल मिलके 4 मोल फॉर्म हो रहे हैं। 2 ब्रेक हो रहा है अमोनिया का और 4 मोल फॉर्म हो रहा है, तो मोल चेंज हो रहे हैं। मगर आप कह रहे हो रिएक्शन हो ही नहीं रही है। जब रिएक्शन ना हो रही हो, अच्छा फेज चेंज, सॉलिड 1 मोल सॉलिड है और वो 1 मोल सॉलिड 1 मोल गैस में कन्वर्ट हो गया, तो मोल चेंज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड के मोल हम कहीं लेते नहीं है, हम मेनली गैस के मोल लेते हैं। तो अभी गैस कितनी थी? 0। अब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो गया तो गैस कितनी हो गई? 1 मोल, तो मोल चेंज हो रहे हैं। तो आपने वो भी मना कर दिया है। आप कह रहे हो कोई फेज ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, ना कोई फेज ट्रांसफर हो रहा है, तो एन भी कांस्टेंट हो गया, आर वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो आर जब वैसे ही कांस्टेंट होता है तो ये ऐसे लिखिए। तो P इंटू डीवी की जगह क्या लिख सकते हो? एन आर डी टी। ये देखो, आप चाहो तो इसको डेल्टा टी लिख सकते हो। ओह सॉरी, और डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल टी इनिशियल। डेल्टा टी का क्या मतलब है? टी फाइनल टी इनिशियल। मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। तो इस फार्मूले को ऐसा भी लिखा जा सकता है। मगर ये फार्मूला कब रखा जाएगा? जब ये दो सिचुएशन हो। ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंटली पुट करते चले जा रहे हो, ना प्रभु ना। ये फार्मूला तभी यूज किया जाएगा जब केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो, फेज ट्रांसफर ना हो रहा हो। जैसे आपसे कहा जा रहा है 1 मोल गैस है, गौर सुनना, 1 मोल गैस है, उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया गया। अब 1 मोल गैस है, उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया गया, तो केमिकल रिएक्शन हो नहीं रही है और ना फेज ट्रांसफर हो रहा है, गैस का गैस में ही है। तो आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया? 2 डिग्री, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तब ये फार्मूला यूज हो सकता है। इस पर क्वेश्चन भी है, अभी कराऊंगा। तब ये फार्मूला यूज हो सकता है। बात समझ पाए पहले? अच्छा, अब गौर समझिए, सिचुएशन समझ लीजिए कि कब कहां क्या यूज करना है। अब देखो, अब इस पे आओ। जब रिएक्शन हो रही हो, जब रिएक्शन हो रही हो या फिर जब फेज ट्रांसफर हो रहा हो, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो देखो यही चीज कैसे लिख दी जाएगी? ये ऐसे होता है, आपने इधर भी डिफरेंशियल किया
इधर भी डिफरेंशियल किया। अब देखो P तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, क्यों? ये फार्मूला कांस्टेंट प्रेशर पे। अब देखो R बाहर आ गया और T बाहर आ गया, और डेल्टा किसमें लग गया? डेल्टा किसमें लग गया? N में। क्यों? यदि रिएक्शन होगी तो मोल चेंज होगा, फेज ट्रांसफर होगा तो गैस के मोल चेंज होंगे, गैस के मोल चेंज होंगे। तो इसका मतलब पीडीवी की जगह क्या लिख सकते हो? इसको हम ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा एनजीआरटी। तो जब ये फार्मूला ऐसे हो जाएगा, पीडीवी की जगह आप लिख पाओगे डेल्टा एनजीआरटी। तो du इक्वल टू डीएच इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी कब लगाओगे? जब रिएक्शन हो रही हो या फेज ट्रांसफर हो रहा हो। यदि रिएक्शन नहीं हो रही है, फेज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ये फार्मूला वैलिड नहीं है, ये फार्मूला वैलिड नहीं है, लगा मत देना। यदि रिएक्शन नहीं हो रही है, फेज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ये फार्मूला वैलिड नहीं है, नहीं लगा सकते हो। फिर ये लगा सकते हो या ये लगा सकते हो, ये जर्नल फॉर्म है। क्लियर है? अच्छा, अब एक और सिचुएशन। छुट्टी वालों, मार खाओगे अभी, छुट्टी कर दो। ये बनेंगे डॉक्टर, ये बनाएंगे कैरियर, इनको चाहिए छुट्टी। निकम्मो, नाकारों, तुम्हें चाहिए छुट्टी। सपने देखोगे इतने बड़े बड़े, अब मेहनत करने की बारी आएगी तो बस पसीना छोड़ दोगे। चलो अब इधर पढ़ो। जब सिस्टम लिक्विड हो या सॉलिड हो तो डेल्टा एच और डी यू अप्रोक्सीमेट को क्या कहते हैं? लगभग बराबर, इक्वल होता है। क्यों होता है? गौर से देखो, क्योंकि डी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 होती है। रीजन क्या है? क्योंकि डी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 होती है। ऐसा क्यों, जरा ये बताना, गौर से देखना बच्चों। ये पानी है, ये पानी है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है। अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा के 22 डिग्री कर दूं, तो बताओ, तो आप बताओ कितना वॉल्यूम चेंज आएगा? ना के बराबर। वॉल्यूम में चेंज आएगा ना के बराबर। अच्छा, ये सॉलिड है, इसका टेम्परेचर 22 कर दो, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा ना के बराबर। और वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो ये फार्मूला गैस फेज के लिए है, लिक्विड के लिए नहीं है। लिक्विड और सॉलिड में तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये जो तुम लिख रहे हो ये सब गैस फेज के लिए लिख रहे हो। लिक्विड फेज में तो ये आपस में बराबर होते हैं, सॉलिड फेज में ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो फार्मूले हैं ये सब गैस फेज के लिए हैं, लिक्विड के लिए नहीं है। क्योंकि लिक्विड में ये सारी चीजें बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज इन वॉल्यूम निग्लेजिबल होता है। तो ये वैल्यू, अच्छा सॉरी, ये यू नहीं लिखा है, वी लिखा है, कंफ्यूजन आ जाएगा, ये वी लिखा है। क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0, और चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो यार ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर आ जाएंगे। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो? इस चीज को मैं कल फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? और इसके सीएसडी भी कल लिख दूंगा क्योंकि आज टाइम हो गया है। कल का मतलब मंडे को, कल का मतलब मंडे को, है ना? ये चीज मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, और साथ साथ में इसका सीएसडी भी कल लिख दूंगा, ठीक है? क्लियर है सब लोगों को ये बात? क्लियर है? इस पर फिर क्वेश्चन कराऊंगा। पढ़ा मैंने दिया है,
अभी आप चीजों को हो सकता है कम समझ पाए हो, जब मैं क्वेश्चन में लगाऊंगा तब समझ पाओगे। आप अच्छे से इन चीजों को कर लो, कल मैं इन चीजों को अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मंडे को ये चीज मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा आपको, और रिवाइज कराने के साथ साथ सीएचडी लिख दूंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा मंडे को। ठीक है, सही है कि नहीं? अपना ध्यान रखिएगा, और संडे का टेस्ट बहुत अच्छे से दीजिएगा। संडे का टेस्ट बहुत अच्छे से दीजिएगा। हाँ, अब पढ़ाई पे ध्यान दो, और चीजों पे ध्यान ना दो। चलो बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।